तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करो तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, कायदे से ऐसा भी नहीं कहूँगा कि ये पहली ऐसी कहानी है, क्योंकि आए दिन हम ऐसी कहानियाँ सुनते रहते हैं, हम लोगों के सामने ऐसी कहानियाँ आती रहती हैं। अब तो कायदे से आम बात भी हो गई है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो इस कहानी को कहीं ना कहीं अलग बनाती हैं। जैसे जब हमने श्रद्धा वाला केस सुना, तो श्रद्धा वाला केस सुनने के बाद हमें लगा कि ये लड़की जो है अपने परिवार से दूर रहती थी, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अभी मुंबई वाला केस सुना तो फिर लगा कि ये लोग भी अलग रहते थे, किसी को कुछ पता नहीं था, लड़की का जानने वाला कोई नहीं था, लड़के को पहचानने वाला कोई नहीं था। साथ ही साथ हमारे दिमाग में एक चीज़ और लग आती है कि ये सारी घटनाएं बड़े शहर की हैं, छोटे शहरों से इनका कोई लेना देना नहीं है। छोटे शहरों में सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो छोटे शहरों में, गाँव में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो कहानी है, ये कहानी इन सारी सोच को, इन सारे ख्यालातों को बदलने वाली एक कहानी है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज से। प्रयागराज में एक थाना लगता है, करछना थाना, और इसी करछना थाना में एक गांव है, महेवा गांव। इसी महेवा गांव में एक शख्स जिसका नाम था सालिक राम। सालिक राम की 4 बेटियां थीं, 2-3 बेटे थे। अब इससे पहले कि सालिक राम अपनी बेटियों की, अपने बेटों की शादी करते, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते, जो सालिक राम थे उनकी अचानक से मौत हो जाती है। अब इधर सालिक राम की मौत हुई तो फिर घर की जिम्मेदारी कौन ले? बच्चे अभी छोटे थे, जितने भी लड़के थे वो भी छोटे थे। जो सालिक राम की पत्नी थी, ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, देश दुनिया उसने देखी नहीं थी। इसलिए सालिक राम की जो बड़ी बेटी है राजकेसर चौधरी, राजकेसर चौधरी अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेती है। अब चूँकि ये बचपन से ही लड़कों की तरह रही, लड़कों की तरह ही उसने जीवन जिया, लड़कों की तरह ही वो काम करती थी, इसलिए माँ बाप ने भी उसका नाम लड़कों के तर्ज पे ही रखा, इसलिए उसका नाम राजकेसर चौधरी था। अब राजकेसर चौधरी अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेती है, लेने के साथ साथ अपने घर को, अपने परिवार को आगे बढ़ाती है, साथ ही अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करती है, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाती है। देखते ही देखते वक्त भी गुजरता जा रहा, राजकेसर चौधरी बड़ी होती जा रही। राजकेसर चौधरी, अब उसकी बहनें भी धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब राजकेसर चौधरी को एक बात लगी कि अगर अभी मैं शादी कर लूँ और शादी करने के बाद यहाँ से चली जाऊँ तो पता नहीं मेरे जो भाई हैं, मेरी माँ का, मेरी बहनों का ख्याल रखें या ना रखें। इसीलिए राजकेसर चौधरी सोचती है कि सबसे पहले अपनी तीनों बहनों की शादी कर लूँ, साथ ही फिर अपने भाइयों को भी कहीं ठिकाने लगा दूँ, कहीं ये दुकान खुलवा दूँ या फिर कहीं जॉब पे उनको करवा दूँ। उसके बाद आराम से मैं शादी करूँगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब इतनी अच्छी सोच थी तो ऊपर वाला भी बरकत देता है। जो राजकेसर चौधरी एक कड़ी मेहनत करती है, कड़ी मेहनत के दम पे अपनी 3 बहनों की शादी करती है, अपने भाइयों को भी कहीं ना कहीं सेट करती है। भाई भी अब बड़े हो चुके थे, अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन जो राजकेसर चौधरी है वो भी अपने काम को कहीं ना कहीं करती रहती है, कुछ न कुछ पैसे कमा के लाती, भाइयों की जो ज़रूरत होती है उसको पूरी करती। अब ये तमाम चीज़ें चलती रही, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। बाप की कमी कभी राजकेसर चौधरी ने पूरे परिवार को होने नहीं दी। इसी बीच एक तारीख आती है, 24 मई साल 2023। 24 मई साल 2023 को राजकेसर चौधरी अपने माँ से कहती है कि मैं जा रही हूँ, मेरा जो बॉयफ्रेंड है या फिर मेरा जो दोस्त है उससे मिलने। अब चूँकि इतनी जिम्मेदारी इसने ली थी तो फिर परिवार वाले भी इसकी ज़िंदगी में दखल देते नहीं थे, मान लेते थे कि इतनी समझदार है, अगर ये कुछ कह रही है तो गलत नहीं कह रही होगी। माँ बाप भी, बाप तो था ही नहीं, बाकी जो माँ थी, बाकी जो भाई थे, इसकी ज़िंदगी में दखल देते नहीं थे। अब अपने घर पे ये बोलती है कि जा रही है वो अपने बॉयफ्रेंड असीस से मिलने, मुंगारी, थोड़ी दूर पे एक गाँव था। इतना कहने के बाद अपने घर से निकल जाती है। निकलने के बाद अब घर वाले अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। शाम हो गई और कायदे से अब राजकेसर चौधरी को लौट आना था, लेकिन अब धीरे धीरे जब वक्त गुजर रहा और राजकेसर चौधरी जब लौट के नहीं आ रही तो उसकी जो माँ थी वो थोड़ा सा परेशान होती है। अब थोड़ा सा परेशान होती है, परेशान होने के बाद अपने बेटे से कहती है कि अपनी बहन के फ़ोन पे फ़ोन करो, पता करो कि क्या हो गया, रोज़ तो लौट आती थी, आज ऐसा क्या हो गया कि लौट के आ नहीं रही। अब भाई फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ। अब फ़ोन स्विच ऑफ तो फिर अब क्या करें? तो फिर एक ही चारा था कि जो बॉयफ्रेंड था उसके फ़ोन पे फ़ोन करें। तो फिर अंत में बॉयफ्रेंड जो असीस था, असीस गौतम, उसके मोबाइल पे राजकेसर चौधरी का जो भाई है वो फ़ोन करता है।
अब राजकेसर चौधरी का जो भाई है आशीष के फ़ोन पे फ़ोन करता है। आशीष फ़ोन उठाता है। उठाने के बाद भाई पूछता है कि क्या राजकेसर आई थी। आशीष कहता है कि नहीं, मेरे पास तो नहीं आई, बल्कि आने वाली थी लेकिन आई नहीं। मैं भी वही परेशान हूँ, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। अब ये बात जैसे ही राजकेसर के भाई सुनते हैं, अपनी माँ को बताते हैं। अब ये सारे लोग परेशान, लेकिन अब करें तो करें क्या। जिस घर जाने की बात बोली थी उस घर पहुंची नहीं, फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ है। तो फिर माँ को और बाकी लोगों को लगा कि हो सकता है कि गांव में कहीं काम पड़ गया हो, क्योंकि जो राजकेसर चौधरी थी वो सिलाई वगैरह का भी काम करती थी। तो फिर राजकेसर चौधरी की माँ को लगा कि हो सकता है कहीं गांव में कुछ काम पड़ गया हो, किसी के घर चली गई हो, फ़ोन बैटरी डेड हो गई हो। अब 1 आध घंटे में आ जाएगी। अक्सर कई बार नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कहीं फंस गई हो, कोई काम हो। अब माँ यही बात सोच के अपने बेटों को समझाती, कहती है कि 1 आध घंटे रुक जाओ, अभी आ जाएगी। अब परिवार वाले भी ये बात मानते हैं। देखते देखते रात के 8 बज गए और जो राजकेसर चौधरी है उसका कुछ पता नहीं। अब इधर 8 बज गए और कुछ पता नहीं, तो फिर परिवार वाले परेशान होते हैं। दोबारा फिर आशीष को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि क्या अब आई है तुम्हारे पास। आशीष फिर कहता है कि नहीं, मेरे पास नहीं आई है। अब परिवार वाले जब पता करते हैं कि आशीष के पास नहीं आई है, तो फिर अब क्या करें। तो फिर एक ही चारा बचता है कि खुद ही अब गांव में और आसपास के इलाकों में राजकेसर चौधरी को खोजने के लिए उसके भाई और उसकी माँ निकल जाते हैं। अब रात भर घूम घूम के एक घर पे एक जगह पे राजकेसर चौधरी को परिवार वाले खोज रहे हैं। हर उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ कुछ हो सकता था, जहाँ पे राजकेसर चौधरी कभी जाती थी, जिस घर से राजकेसर चौधरी का कभी आना जाना था, जिस लड़की से राजकेसर चौधरी की कोई दोस्ती थी, या फिर जिस परिवार में उसका उठना बैठना। हर एक जगह पे राजकेसर चौधरी के परिवार वाले जा रहे हैं, हर एक जगह पे छानबीन कर रहे हैं। देखते ही देखते 24 तारीख बीत गई और इधर राजकेसर चौधरी का कुछ भी पता नहीं चला। अब 25 तारीख हो गई। 25 तारीख को तो मानो परिवार को काटो खून नहीं। 25 तारीख को अब जितने भी लड़के हैं हर एक रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं पूछताछ के लिए कि क्या वहाँ पे आई है, क्या वहाँ पे नहीं आई। मन में एक तरह से अब शर्म भी है कि पता नहीं बेटी कहाँ चली गई। आसपास के लोग जानेंगे तो तरह तरह की बातें होंगी, लेकिन अब बेटी को खोजना भी है तो फिर आसपास के लोगों से पूछना भी पड़ेगा। तो शर्म, झिझक और मन में एक मलाल लिए जो राजकेसर चौधरी है, उसकी माँ और उसके भाई अब राजकेसर चौधरी को आसपास के इलाकों में खोज रहे हैं, जगह जगह पड़ताल कर रहे हैं। इसी क्रम में लगभग मान के चलिए कि 4 दिन गुजर गए। 28 तारीख बीत गई। 24 तारीख की शाम से राजकेसर चौधरी गायब। और बड़ी सोचने वाली बात है कि अभी तक पुलिस में एक कंप्लेन तक नहीं हुई। शायद राजकेसर चौधरी की माँ को ये आइडिया भी नहीं आया कि कंप्लेन करनी चाहिए। शायद वो सोसाइटी या फिर समाज के डर से ना कर रही हो। लेकिन अभी 28 तारीख हो गया और कोई कंप्लेन नहीं। परिवार वाले अपने तरीके से खोज रहे हैं, अपने तरीके से छानबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। इधर धीरे धीरे वक्त गुजरा और 29 तारीख होती है और 29 तारीख को एक खबर निकल के इन लोगों के पास पहुंची, यानी राजकेसर चौधरी के परिवार वालों के पास। दरअसल कुछ लोग बताते हैं कि जो राजकेसर चौधरी का बॉयफ्रेंड है आशीष, उसने 28 तारीख को तो शादी कर ली। अब परिवार वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनको एक तरह से धक्का लगता है कि इधर बेटी गायब, इधर जो उसका बॉयफ्रेंड है राजकेसर का वो शादी कर चुका है। तो फिर उसने शादी किससे की, और कहीं राजकेसर के गायब होने का जो एक वजह है वो कहीं इस आशीष की शादी तो नहीं है कि आशीष ने किसी और से शादी कर ली हो, इस वजह से राजकेसर कहीं चली गई हो या फिर उसने खुद को कुछ कर लिया हो। अब इन सवालों के जो जवाब थे वो आशीष ही दे सकता था। इसलिए परिवार वाले 29 तारीख को पहुंच जाते हैं आशीष के पास। आशीष के पास जाते हैं। जाने के बाद आशीष से सारी बात पूछते हैं कि क्या आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था या फिर कोई और बात। तो इस पर आशीष कहता है कि देखिए, हम लोग प्यार करते थे, हम लोग लिव इन में भी रह चुके हैं, लेकिन राजकेसर का भी मन नहीं था और मेरा भी मन नहीं था शादी करने का। इसीलिए फिर राजकेसर उस दिन मिलने को बोलती है। उसे पता था कि मुझसे मिलेगी, उसके बाद मेरी शादी होगी, शायद इस वजह से वो नहीं आई। और फिर कहाँ गई मुझे पता नहीं, और मेरे घर शादी थी तो मैं अपनी शादी में बिजी था। अब परिवार वाले पूछते हैं कि आखिर तुमने शादी क्यों की। तो इस पर वो भी यही बात बोलता है कि मेरा और राजकेसर का ठीक से रिलेशन चल नहीं रहा था, फिर हम दोनों का एक तरह से ब्रेकअप ही हो चुका था और मैंने शादी कर ली, और इस बारे में तो राजकेसर को बहुत पहले से जानकारी। अब परिवार वाले कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या कहें। परिवार वालों को तो बस एक ही उम्मीद थी कि चाहे जैसे राजकेसर कहीं से मिल जाए। देखते ही देखते 6 दिन बीत गए। 30 तारीख आ जाती है और 30 तारीख को जब परिवार वाले बार बार आशीष से बात कर रहे हैं, आशीष को फ़ोन कर रहे हैं,
तो फिर असीस कहता है कि एक काम करो, मेरे साथ चलो, थाने चलते हैं, जो करछना थाना है, और वहाँ चल के FIR दर्ज करवा देते हैं। FIR होगी, पुलिस खोजेगी और ढूंढ के निकाल देगी कि राजकेश सर कहाँ गई। अब परिवार वाले इस बात पे भी तुरंत एग्री कर जाते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम शादी भले नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इतना तो है कि मेरी बेटी गायब है और उसका बॉयफ्रेंड खोजने में मदद कर रहा। इसीलिए अब राजकेशर चौधरी के जो भाई थे, जो उसकी माँ थी, और इधर असीस, ये सारे लोग पहुंच जाते हैं 30 तारीख को करछना थाना। पहुंचने के बाद बताते हैं कि कैसे राजकेशर गायब हुई। परिवार वाले बताते हैं कि वो असीस के पास जा रही थी। इधर असीस कुछ थाने में FIR करवाने पहुंचा और कह रहा है कि मेरे पास आई ही नहीं और बीच में कहीं गायब। पुलिस वाले दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, हम खोज देंगे। साथ ही उम्र वगैरह पूछते हैं कि क्या थी, साथ ही ये भी पूछते हैं कि क्या रिलेशन था। तो फिर परिवार वाले बताते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन 28 तारीख को इसने शादी कर ली। अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो जो डाउट परिवार वालों के मन में था, वही डाउट जो है पुलिस वालों के भी मन में आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि असीस ने शादी कर ली, इस वजह से राजकेशर ने कहीं खुदकुशी वगैरह तो नहीं कर ली, या फिर कहीं दुख में आके या फिर दुखी होके कहीं भाग गई हो, कहीं चली गई हो किसी दूसरी जगह पे। इसलिए अब जो पुलिस वाले थे थोड़ा बहुत असीस से भी पूछताछ करते हैं। साथ ही जो राजकेशर चौधरी है उसका फ़ोन सर्विलांस पे लगा देते हैं। फ़ोन सर्विलांस पे लगाते हैं। इधर आसपास के इलाकों में भी पुलिस की टीमें अब गश्त लगा रही, जांच पड़ताल कर रही, छानबीन कर रही। इस क्रम में भी लगभग 2 से 3 दिन बीत गए। जून का महीना आ जाता है। लगभग 2 से 3 दिन छानबीन में, 2 से 3 दिन जांच पड़ताल में जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो कहीं से भी कोई ऐसा क्लू या फिर कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जहां से ये पता चल सके कि राजकेशर चौधरी यहाँ गई है या फिर आखिरी बार यहाँ देखी गई। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 34 साल की लड़की अचानक से कहीं चली जाए और किसी ने देखा तक ना हो। कम से कम कहीं जाने के लिए किसी बस स्टैंड पे जाएगी, किसी टैक्सी स्टैंड पे जाएगी, किसी का मदद लेगी, किसी का सहारा लेगी, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ मिल ही नहीं रही। तो अब राजकेशर चौधरी को ज़मीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। इसीलिए पुलिस वाले जब उनका जो प्रिमिटिव तरीका यानी प्राचीन तरीका, उससे जब जांच पड़ताल करते हैं और उससे कुछ मिलता नहीं तो फिर अपनी टेक्निकल टीम को और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। नंबर की लास्ट लोकेशन खंगालते हैं और साथ ही लास्ट कॉल डिटेल क्या थी, सर्विलांस पे क्या क्या है, CDR क्या है, वो तमाम चीज़ें जब निकालते हैं तो जो पुलिस वालों की शक की सुई थी और ये जो सारी डॉक्यूमेंट्स थे जो इशारा कर रहे थे वो असीस के ही तरफ कर रहे थे। इसीलिए जब पुलिस वाले अब इस असीस को उठाते हैं, उठाने के बाद थाने लाते हैं, ले जाने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करता है, लेकिन अंत में जब पुलिस अपना पुलिसी अंदाज अपनाती है, वैसे भी यूपी पुलिस का तो अंदाज़ बड़ा निराला है, तो जब अपनाती है, अपनाने के बाद एक तरह से कहते हैं कि यूपी पुलिस जब अपना तरीका अपनाए तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। तो जब अपना तरीका अपनाती है और अंत में असीस जब टूटता है तो टूटने के बाद एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद शायद आपका प्यार से और भरोसे से एक तरह से मुंह आप फेर लेंगे कि प्यार तो प्यार, आजकल भरोसे का भी ज़माना नहीं है। क्योंकि इस लड़की ने जो कुछ किया था, जितने सेक्रीफाइस किए थे, शायद कोई गर्लफ्रेंड, जितनी केसेस मैंने स्टडी की, कोई भी ऐसी गर्लफ्रेंड होगी जिसने ना किया हो। दरअसल जो राजकेशर चौधरी थी 7 साल पहले इस असीस से मिलती है। मिलने के बाद इन दोनों में प्यार शुरू होता है। प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ता है। प्यार इस कदर दोनों में बढ़ जाता है कि जो राजकेशर चौधरी है, चूँकि बाप था नहीं, कोई देखने टोकने वाला नहीं था, तो आए दिन असीस के घर पे आती। असीस के घर वाले भी इसको अच्छे से जानते थे। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। इधर असीस थोड़ा बहुत पैसे को लेके परेशान था। पैसे इसके पास थे नहीं, इसे ढेर सारे काम करने थे। तो अक्सर ऐसा होता कि जो कुछ पैसे राजकेशर चौधरी कमाते तो एक हिस्सा अपने माँ बाप को देती, अपनी बहनों को देती, अपने भाई को देती, लेकिन जो एक हिस्सा वो अपने लिए बचा के रख रही थी वो सारे पैसे ये असीस को दे देती। उसी के पैसे से असीस ने घर बनवाया, उसी के पैसे से असीस की ज़िंदगी सुधरी। तमाम ज़िंदगी में जो ऐशो आराम थे, तमाम जो चीज़ें वो बेचारी लड़की कर सकती थी, वो तमाम चीज़ें उसने असीस के लिए की। उसका बस एक एम था, एक ही मकसद था कि असीस मुझसे शादी कर ले, पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहे। असीस भी लगातार इसके साथ लगातार ये वादा करता है, लगातार इसको ये भरोसा दिलाता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन देखते ही देखते जब 7 साल इस रिश्ते को गुजर गए, और साफ शब्दों में अगर खुल के कहें तो जो असीस था, जब उसका मन भर गया इस लड़की से, तो कहीं ना कहीं फिर असीस दूसरी दिशा में भी भागने लगा। यानी अब ये लड़की जो थी असीस के लिए
महज पैसे का और एक जिस्मानी भूख मिटाने का एक साधन बन के रह चुकी थी। कहीं न कहीं इस बात की भनक अब राजकेसर को भी लग गई। अब राजकेसर भी इससे कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। अब ये कहता कि कर लूँगा, जल्द ही कर लूँगा। लेकिन इसी बीच राजकेसर को भनक लग जाती है कि जो आशीष है वो किसी और से शादी करने वाला है। फिर क्या था, 24 तारीख की शाम, ये 24 तारीख भी कहना गलत होगा, 22 तारीख को आशीष और राजकेसर एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद इन दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होता है। राजकेसर बाकायदा बताती है कि तुम्हारे लिए मैंने इतने सेक्रीफाइस किए, इतने पैसे तुम्हारे लिए मैंने खर्च किए, इतनी सारी चीज़ें की, और आज तुम मेरे प्यार का ये सिला दे रहे हो। ये चीज़ें अच्छी नहीं है, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन लोगों को सच बताना पड़ेगा कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। अब इधर 28 तारीख को आशीष की शादी होनी थी बाराबंकी में, इधर 22 तारीख को ये सारी बातें। इतना बोलने के बाद राजकेसर अपने घर पे चली जाती है। लेकिन राजकेसर की जो धमकी थी उससे आशीष जो था कहीं ना कहीं डर जाता है। डरने के बाद अब सोचने लगता है कि अगर राजकेसर कभी आ गई, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में दखल दे दी, या फिर इसने FIR वगैरह कर दिया, तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। राजकेसर से मैं शादी करना नहीं चाहता, राजकेसर मेरे अलावा किसी और से शादी करेगी नहीं, तो फिर ऐसे में कर क्या सकते हैं। इसीलिए फिर बाकायदा ये प्लान बनाता है, अपने 2 दोस्तों को इस प्लान में शामिल करता है, और फिर इस प्लान के तहत 24 तारीख को राजकेसर को एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर पे, जो शायद इसी का घर था, उस पर बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है कि आओ बैठ के बात करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम साथ में बिताएंगे, और तमाम जो झगड़े हैं, जो शिकायतें हैं, आज मिल लो, मिल के दूर कर लो। अब जैसे ये बात राजकेसर सुनती है तो उसकी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं। अपने घर से निकलती है, फ़ौरन पहुंच जाती है इस मुंगारी गांव के पास। पहुंचने के बाद फिर उसको उस अंडर कंस्ट्रक्शन घर पे लेके जाता है। जाने के बाद आशीष और उसके 2 दोस्त इसके ऊपर हमला करते हैं। हमला करने के बाद उसका गला घोंट के उसका कत्ल करते हैं, और कत्ल करने के बाद जो लाश थी, बड़ी ताजुब भी होता है, बड़ी हैरानी भी होती है कि ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, इस करछना थाना से महज 200 मीटर दूरी पे था। इसी 200 मीटर दूरी के उस घर पे, उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जो सेप्टिक टैंक था, उसमें जो ये राजकेसर चौधरी है उसकी बॉडी को डंप करते हैं। साथ ही उसके ऊपर सीमेंट और कंक्रीट ये सारी चीज़ें डाल के अंदर ही अंदर उसको चुनवा देते हैं, ताकि ना बदबू निकल के सामने आए, ना ही ये राज खुले। वो तो अच्छा हुआ कि राजकेसर चौधरी अपना फ़ोन लेके इस घर के पास आई थी, और लास्ट लोकेशन जो थी आशीष की फ़ोन की और राजकेसर की फ़ोन की एक ही जगह मिली। तब जाके ये मामला खुला, नहीं तो फिर ये मामला शायद उसी सेप्टिक टैंक के अंदर दफन रहता। पुलिस वाले भी कुछ दिन जांच पड़ताल करते हैं, बाकी फिर जिस हिसाब से परिवार वालों ने 4 से 6 दिन तक कंप्लेन नहीं की, तो परिवार वाले भी बहुत पुलिस वालों के चक्कर में नहीं पड़ते, और ये मामला शायद अटका ही रह जाता। तो इस मामले में बड़ी ताजुब की बात यह है कि ये मामला एक गाँव से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों लोग लिव इन में कहीं शहर में रह रहे थे, कहीं इकलौते रह रहे थे कि किसी को भनक तक ना लगी। सारी चीज़ें पुलिस वालों के नाक के नीचे हो रही थी, सारी चीज़ें पास के लोगों के नाक के नीचे हो रही थी, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे, और कल का मेरा सवाल था, और इस सवाल में मैंने कुछ टेक्निकल टर्म भी लगाया था। दरअसल मेरा सवाल था कि जो पहनने वाला आभूषण होता है उसकी मैक्सिमम शुद्धता कितनी हो सकती है। अब 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था 48, दूसरा था 100, तीसरा था 24 और चौथा था 22। तो शायद कुछ लोगों को लगा कि मैंने सोने की शुद्धता के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो मैक्सिमम लोगों ने 24 कैरेट जवाब दे दिया। लेकिन जो सही जवाब इसका है वो है 22 कैरेट, क्योंकि 24 कैरेट का जो सोना होगा वो शुद्ध सोना होगा, उससे आप कोई आभूषण नहीं बनवा सकते। आभूषण बनवाने के लिए आपको थोड़ी बहुत मिलावट करनी पड़ेगी। बहुत एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है कि 23 कैरेट की चीज़ें मिल जाएं, बाकी लगभग 99% जो आभूषण बनते हैं उसकी मैक्सिमम जो इफ़िशियंसी होती है वो 22 कैरेट ही होती है। इस सवाल का जवाब बहुत लोगों ने दिया, और चूँकि आज मेरी मजबूरी थी, चूँकि गर्मी भी बहुत है, लाइट भी नहीं है, तो जैसे तैसे ही कहानी सुना रहा हूँ, और कहानी सुनाने का सच बताऊँ तो मन नहीं था, तो मैं किसी का नाम भी नहीं नोट कर पाया, क्योंकि हो सकता है कि लाइट सुबह से नहीं तो इन्वर्टर बैठ जाए, पूरी कहानी ना पूरी हो पाए। इसी लाइट को बहुत बचा के मैंने आज एक कहानी सुनाई। तो आज की कहानी आप सुन लीजिए, और आज का सवाल भी आप जान लीजिए, और इस सवाल का अगर आपको जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। आज का सवाल है कि जो सरोजनी नायडू जी हैं उनको एक उपाधि मिली है, और इस उपाधि की जो एक संबंध है, जो एक रिलेशन है, वो किसी पंछी से है। यानी कोई ऐसी चिड़िया है जिसका संबंध सरोजनी नायडू को मिली एक उपाधि से है। तो ये उपाधि क्या है और वो पंछी क्या है, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो
तो कमेंट करके बताइएगा। हालांकि तीसरी और चौथी कक्षा में ये चीज़ बहुत बार पढ़ाई गई है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोग भूल गए होंगे, तो इसी बहाने ये चीज़ें रिफ्रेश भी हो जाएंगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और कल के सवाल का जवाब और साथ ही आज का सवाल। और आप लोगों का जो प्यार है लगातार मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।